तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक तरफ एक किडनी जो कि 1,30,000 रुपए की आती है, एंड दूसरी किडनी भी है जो सैमसंग की है। ये सैमसंग S22 अल्ट्रा। आप लोगों ने काफी डिमांड की थी इस कंपैरिजन की, तो हम ले आए हैं। बाय द वे मेरी किडनी के नहीं है, पड़ोसी की किडनी के हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और दोनों के बॉक्स इतने पतले हैं तो इसी से अंदाजा लगा लो भाई, दोनों कंपनियों ने चार्जर निकाल दिए। खैर लास्ट ईयर ही निकाल दिए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसका फुल कंपैरिजन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक जरूर करना। 20,000 लाइक्स का एम किया एंड 2,000 कमेंट का। अब बॉक्स तो दिखा दिए, फोन कहां है? तो ये रहे फोन, चूना नहीं लगा रहा हूं। और अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा दोनों फोन को मैं साइड बाय साइड 4-5 दिन से यूज कर रहा हूं, तो अच्छे से टेस्ट कर लिया हमने दोनों फोन। और S22 अल्ट्रा की काफी हाइप बन रही है, इसके कैमरास दी बेस्ट है, एप्पल को भी पेल रहे हैं। तो अगर आप किसी फॉरेनर यूट्यूबर की वीडियो देख के आए हो कि भाई सेम रिजल्ट मिलेंगे, तो मैं बता दूं कि भाई इंडियन स्किन टोन और इंडिया का वेदर थोड़ा अलग होता है, तो हम उसके हिसाब से बात करने वाले हैं। अगर आपकी एक ही ओपिनियन है तो इस वीडियो को कट कर दो, यहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कैमरास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहली बार सैमसंग ने ना भाई छोटू से पंच होल के अंदर 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया है, जिसके एडवांटेज भी मिलती है, आगे बात करेंगे। और वहीं पर आईफोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और दोनों में ही f2.2 का फोकस अपर्चर मिलता है। बाकी यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हैं। ये है दोनों किडनियों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट कंट्रोल दोनों का अच्छा है, बट स्टेबलाइजेशन मुझे सैमसंग की अच्छी लग रही है। वहीं पर जो स्किन टोन है वो आईफोन थोड़ा बेटर मेंटेन कर रहा है। बाकी यहाँ पर अपोजिट लाइट चेक कर लेते हैं। एंड अगेन जैसे S22 के अंदर हमने देखा था, डायनामिक रेंज जो है अभी भी आईफोन की थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिल रही है। तो अब आप मुझे बताना ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पर वीडियो में जितना देखा ऑडियो क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो 40 मेगापिक्सल का भाई सैमसंग के पास फ्रंट में कैमरा दिया ना, इसकी एडवांटेज है कि यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड एप्पल के कंपैरिजन में ज़्यादा कमाल का मिलता है। बाकी स्किन टोन की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक जिनको गोरा स्किन टोन पसंद है, दूसरे जिनको नेचुरल स्किन टोन पसंद है। तो नेचुरल मिलता है एप्पल के पास और जो गोरा वाला है वो मिलता है सैमसंग के पास। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर मैं छोड़ूंगा। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों की कमाल की है। बट जैसे आप अपोजिट सनलाइट जाते हो ना भाई, यहाँ पर एप्पल डायनेमिक रेंज ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता है सैमसंग के कंपैरिजन में। और सिर्फ हमने वीडियो नहीं बनी, यहाँ पर फोटोज भी कैप्चर करी हैं, सेम रिजल्ट्स मिले हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड सैमसंग के पास अच्छा है, वहीं पर आईफोन के पास स्किन टोन थोड़ा बेटर मिला है। बाकी स्किन टोन वाली चीज आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर भी जाएगी। और डिटेल्स के मामले में भाई यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है, इसके पास शार्पनेस ज्यादा अच्छी है। और जैसी बैकग्राउंड में लाइट होती है ना, वहां पर एप्पल थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता है सैमसंग के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज एप्पल की हमेशा की तरह इस बार भी अच्छी देखने के लिए मिली है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर दोनों का लाइट कंट्रोल अच्छा है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन की बात करूं तो सैमसंग के पास स्लाइटली एडवांटेज है। अब ऐसे नहीं है ज्यादा तगड़ी एडवांटेज है, यहाँ पर बहुत हल्का सा जो एज डिटेक्शन है वो सैमसंग का बेटर मिलता है। बाकी मेरे को स्किन टोन जो है वो एप्पल का बेटर लगता है। आप मुझे बताना है कि आपको किसका स्किन टोन ज्यादा अच्छा लगा। और सिर्फ फ्रंट कैमरा में नहीं, यहाँ पर बैक कैमराज में भाई सैमसंग ने इंप्रूवमेंट करी है। इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया विद OIS, वहीं पर आईफोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का मिलता है विद सेंसर शिफ्ट। और अगर आप भागते दौड़ते वीडियो बनाना चाहते हो तो स्टेबलाइजेशन तो मेरे को दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल लगी है। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट सनलाइट में आ जाते हो ना भाई, यहाँ पर एप्पल के स्किन टोन आप देख सकते हैं अनबीटेबल है। मतलब सैमसंग काफी ज्यादा गोरा कर देता है। इवन अपोजिट सनलाइट के अंदर भी भाई एप्पल की डायनेमिक रेंज ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो ऑल ओवर अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई वीडियो के लिए कौन सा फोन अच्छा है, तो मैं यहाँ पर मैं आपको एप्पल ही सजेस्ट करूंगा। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर ही आप लेंस में स्विच कर सकते हैं वीडियो बनाते हुए। लेकिन यहाँ पर सैमसंग में मैंने एक डिसएडवांटेज देखी है, जो कि मैंने S22 में भी देखी थी। लाइक ये 1 सेकंड की स्टार्टिंग की वीडियो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। तो आई थिंक ये बग है जो कि सॉफ्टवेयर से फिक्स हो सकता है, बट अभी ये देखने के लिए मिल रहा है। अब सैमसंग के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर एज डिटेक्शन। भाई एप्पल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है, लेकिन वहीं पर एप्पल का स्किन टोन मुझे बेटर लग रहा है। इवन जो बैकग्राउंड में लाइट है वो भी ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता है एप्पल। तो यहाँ पर दोनों के पास एडवांटेज है अपनी। बाकी आपके भाई ने फोटोज भी कैप्चर करी एंड लाइट कंट्रोल भाई एप्पल का स्लाइटली बेटर मुझे लगा है। बाकी अपोजिट लाइट भी एप्पल जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पर डायनेमिक रेंज एप्पल की मस्त है। और मैंने एक चीज देखी, लाइक सैमसंग ना फेस थोड़ा सा लंबा कर देता है, और सैमसंग के पास जैसे 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं एप्पल के पास स्लाइटली बेटर है, बिकॉज यहाँ पर बड़ा सेंसर साइज मिलता है 108 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में। बाकी जो मेन कैमरे का पोर्ट्रेट मोड है ना, वो दोनों का अच्छा परफॉर्म करता है। एज डिटेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे को फर्क देखने के लिए नहीं मिला है। जो फर्क है वो सिर्फ कलर में है, जो कि मैं आप पर छोड़ूंगा। बाकी नाइट और विदाउट नाइट मोड की बात करें तो दोनों इक्वल ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सैमसंग को क्लियरली पिक करना चाहूंगा, बिकॉज एप्पल ना वार्म टोन डाल देता है जबरदस्ती का, और सैमसंग ने वही रखा है जो कि एक्चुअल में था। तो यहाँ पर नाइट मोड में सैमसंग के कलर्स मुझे ज्यादा अच्छे लगे। बाकी फ्लैश भी आपके भाई ने दोनों की यूज करी है, दोनों की फ्लैश काफी ज्यादा ब्राइट है, बिल्कुल डार्क में ना मस्त दिखाते हैं ऑब्जेक्ट को। लेकिन जो एप्पल है इसकी फ्लैश जो है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पर कलर्स देख सकते हैं, जो एप्पल है उसने फ्लावर का कलर थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाया, इवन इसने डिटेल भी लूज नहीं करी है। सैमसंग ने थोड़ी सी डिटेल लूज
कर दी है पेटल्स पे से। बाकी दोनों के अंदर ही आपको टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिल जाता है। सैमसंग में 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल कैमरा सेंसर दिया है, तो वहीं पर आईफोन के अंदर भी 12 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल कैमरा सेंसर दिया है। तो इसे जो मेनली लोग यूज करते हैं वो करते हैं पोर्ट्रेट मोड के लिए, एंड हमने उसी में ही फोटो कैप्चर करी। एंड यहाँ पर क्लियरली जो कलर्स है, एज डिटेक्शन है, वो भाई सैमसंग का ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला आईफोन के कंपेरिजन में। अगर आपको फोटो क्लिक करके डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डालनी है तो यहाँ पर भाई सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है इसके अंदर। और सैमसंग के पास सिर्फ यही एडवांटेज नहीं, अगर आपको चांद तारों की फोटो कैप्चर करनी है तो इसमें पेरिस्कोप कैमरा सेंसर भी दिया गया है 10 मेगापिक्सल का। और एक बात अच्छी है, लाइक अगर आप 100x तक भी जूम करते हो ना, तो पहले क्या था, हल्का सा हाथ शेक होते ही वो पूरी शेक हो जाता था, फ्रेम में से निकल जाता था। लेकिन इस बार जो स्टेबलाइजेशन दिया 100x पर भी, वो काफी ज्यादा कमाल किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और हमने चांद की भी फोटो कैप्चर करी थी, एप्पल ने तो ऐसा कर दिया जैसे बल्ब की हमने फोटो कैप्चर करी हो, चूना लगा दिया। एंड लास्ट यहाँ पर दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल का मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर। एंड यहाँ पर कंसिस्टेंसी के मामले में मुझे एप्पल अच्छा लगा, बिकॉज सैमसंग में ना कभी कभी कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये थोड़े से कॉन्ट्रास्टी कर देते हैं। जैसे आप अपोजिट लाइट जाओगे या थोड़ा सा लो लाइट के अंदर आ जाओगे, वहीं पर एप्पल ना नेचुरल कलर की वजह से कंसिस्टेंसी अच्छी रखता है। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड के मामले में भाई हैं तो दोनों अच्छे, लेकिन कंसिस्टेंसी एप्पल के पास ज्यादा अच्छी है। बाकी दोनों के आप अल्ट्रा वाइड का यूज करके मैक्रो में भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में मेरे को सिर्फ कलर्स का ही फर्क लगा। तो यहाँ पर ऑल ओवर बताऊं तो जितना मैंने दोनों के कैमरास को टेस्ट करा, यहाँ पर वीडियो के लिए अगर आपको फोन चाहिए तो यहाँ पर एप्पल है, और वहीं पर अगर आपको जूम करके चांद तारों की फोटो कैप्चर करनी है और ऑप्टिकल कैमरा सेंसर को यूज करके ज्यादा फोटो कैप्चर करते हो और आई प्लीजिंग फोटो चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए सैमसंग है। अब बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की। तो सैमसंग के अंदर आपको मिलता है 8 Gen 1 प्रोसेसर जो कि 4 nm पर बिल्ड है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। वहीं पर एप्पल के अंदर मिलता है A15 बायोनिक प्रोसेसर, ये 5 nm पर बिल्ड है एंड ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है। तो आपके भाई ने दोनों को टेस्ट किया है इन डेप्थ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने Antutu रन कराया, दोनों की फुल ब्राइटनेस करके बैकग्राउंड ऐप रिमूव कर दी एंड दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम था। एंड जैसे ही स्टार्ट करा यहाँ पर सैमसंग के अंदर रेंडरिंग ज्यादा अच्छी थी एंड एंड होते होते भाई एप्पल आगे निकल गया एंड इसने अपनी प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट कर ली। एंड स्कोर आप देख सकते हैं, बाकी इसका टेम्परेचर इतना नहीं गया, 42 43 था। वहीं पर सैमसंग ने भी फिर अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली एंड इसका स्कोर जो है वो 8 Gen 1 के कंपैरिजन में कम देखने के लिए मिलता है। S22 में भी यही देखने के लिए मिला था, क्योंकि 8 Gen 1 का जो स्कोर है वो अराउंड 1 मिलियन मिलता है, तो यहाँ पर उसके आसपास भी नहीं है। साथ ही जो टेम्परेचर है 8 Gen 1 के हिसाब से यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं बढ़ाया, इसने काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है अपना टेम्परेचर। फिर हमने दोबारा एक और बार टेस्ट रन करा एंड अगेन जो रिजल्ट से सेम देखने के लिए मिले। एप्पल के अंदर जो है स्कोर जल्दी आ जाता है, लेकिन एप्पल ने अपनी ब्राइटनेस जल्दी ड्रॉप कर लेता है, हमें ये भी चीज ध्यान रखनी है। वहीं पर जो टेम्परेचर है वो 44 के आसपास गया एप्पल का। वहीं पर जो सैमसंग है थोड़ी लेट प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है एंड इसका स्कोर ड्रास्टिकली गिर गया था भाई, यहाँ पर आप खुद इस चीज को देख सकते हैं। बट अगेन 8 Gen 1 की तरह इसने अपना जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ाया, यहाँ पर काफी अच्छे से मेंटेन रखता है टेम्परेचर, 44 45 ही देखने के लिए मिलता है लास्ट। तो जैसे मैंने S22 वाली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई जो स्कोर है 8 Gen 1 का सैमसंग S22 सीरीज के अंदर वो बिल्कुल भी 8 Gen 1 वाला नहीं है, यहाँ पर काफी कम स्कोर देखने के लिए मिलता है। बट इसका जो हीट कंट्रोल है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसा हो सकता है जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था सैमसंग ने इसे अंडर क्लॉक किया हो। अब काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई गोस्ट को डिसेबल करो फिर स्कोर देखना, तो यहाँ पर हमने अच्छी खासी बैटरी रख के गोस्ट डिसेबल कराया एंड फिर से Antutu रन कराया और ठंडा भी कर लिया था, आप टेम्परेचर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर एंड में जो रिजल्ट आया वो सेम ही देखने के लिए मिला, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हीट थी वो और बढ़ गई। खैर गोस्ट कहाँ यूजफुल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी ना दोनों की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके भाई ने दोनों के अंदर वीडियो सेम डाली, सेम रेंडरिंग स्पीड रखी एंड जैसे हमने स्टार्ट करा मैंने पहली बार देखा भाई सैमसंग का कोई फोन एप्पल को टक्कर दे रहा है। यहाँ पर काफी तगड़ा कंपटीशन हुआ दोनों में, बट इसका मतलब ये नहीं कि सैमसंग बेटर निकला। यहाँ पर भाई अगेन एप्पल की जो रेंडरिंग स्पीड है वो फार बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी दोनों फोन की जो डे टू डे लाइफ में परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से S22 ना थोड़ी थोड़ी बात पर वार्म हो जाता था, अल्ट्रा के अंदर मेरे को ऐसा कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिला। तो भाई डे टू डे लाइफ में परफॉर्मेंस अल्ट्रा की काफी कमाल की और एप्पल की तो है ही, और एप्पल भी डे टू डे यूजेज में नॉर्मल टास्क में वार्म नहीं होता। बाकी अब बात करें गेमिंग की, काफी लोग सैमसंग को डिफेंस करते हैं कि भाई सैमसंग कभी भी गेमिंग फोन बोलकर अपने फोनों को प्रमोट नहीं करता, तो एप्पल भी नहीं करता। फिर भी जो मैक्सिमम गेमर्स हैं इसी के अंदर गेम प्ले करते हैं, और 1 लाख रुपए पे करने के बाद ऐसा तो है नहीं आप गेमिंग के लिए अलग फोन रखोगे एंड नॉर्मल यूजेज के लिए अलग रखोगे, तो यहाँ पर इस तरीके से डिफेंस करना छोड़ दो। खैर यहाँ पर अब बात कर लेते हैं BGMI की। तो यहाँ पर सेटिंग्स दोनों के अंदर फ्लैगशिप वाली मिलती है, बट एप्पल को आए हुए काफी टाइम हो गए तो इसके अंदर 90 FPS का स्मूथ में ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सेटिंग्स तो बिल्कुल ठीक ही है दोनों के अंदर। और सैमसंग के फोन
दोनों के अंदर मैंने एक चीज देखी, लाइक फ्लैगशिप मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर वीडियो दी थी आपको फ्लिप की, तो उसके अंदर पहले तो फुल सेटिंग्स अनलॉक थी, लेकिन अपडेट के बाद उन्हें लॉक कर दिया गया, एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखना होगा कि इसके अंदर से एक्सट्रीम का ऑप्शन न उड़ाते हैं। बट यहाँ पर ऑल ओवर गेम प्ले की बात करें तो दोनों का गेम प्ले काफी ज्यादा तकड़ा है और किसी भी तरीके के हीटिंग इश्यूज नहीं है, दोनों हल्के हल्के वॉर्म ही होते हैं हार्डकोर गेमिंग पर भी। लेकिन अब बात करें गोस्ट की, जो कि काफी सारे लोगों का मुद्दा बना हुआ है, तो गोस्ट जब आप डिसेबल करोगे तो पूरी परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ता, सैमसंग के फोन पर फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में। गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाती है गोस्ट को डिसेबल करते ही, बट उसके साथ साथ और भी ज्यादा मसाला आ जाता है, लाइक इसके अंदर हीटिंग इश्यूज बढ़ जाते हैं गोस्ट को डिसेबल करते ही, साथ ही बैटरी भी तेजी से जाती है। तो कंपनी को सोच समझ के गोस्ट को इनेबल किया हुआ है, तो उसे डिसेबल मत करना, और कोई नॉर्मल यूजर भाई करेगा भी नहीं इन सारी चीजों को, क्योंकि डे टू डे लाइफ में तो भाई गोस्ट ऑन हो या ऑफ हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस में पड़ रहा है। और वैसे भी इसकी जो परफॉर्मेंस है गेमिंग में वो सही देखने के लिए मिल रही है। तो बीजीएमआई में तो दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी हमने एक टेस्ट भी रन कराया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफपीएस में भी मेरे को ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन जो फर्क देखने के लिए मिलता है ना, वो आता है जिनशिन इंपैक्ट में। आपने जिनशिन इंपैक्ट का नाम सुना होगा, बहुत ही हैवी गेम है, मैंने इससे हैवी गेम नहीं देखा फोन के लिए। अगर आपको कोई गेम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं जो जिनशिन इंपैक्ट से ज्यादा हैवी हो। तो यहाँ पर हमने सेम सेटिंग्स रखी दोनों के अंदर। एंड ग्राफिक्स की बात करूँ, स्मूथनेस की बात करूँ, एप्पल के पास फार बेटर देखने के लिए मिलती है सैमसंग के कंपैरिजन में। एंड दूसरी चीज की एप्पल के अंदर 120 एफपीएस का ऑप्शन भी मिलता है इसमें, यहाँ पर आपको सिर्फ 60 एफपीएस का ऑप्शन मिलता है सैमसंग के अंदर। और अगर आप दोनों में 60 एफपीएस में भी गेम प्ले करोगे ना जिनशिन इंपैक्ट के अंदर, तो यहाँ पर मैंने गोस्ट डिसेबल करके सैमसंग के अंदर प्ले किया था, एंड उसके बाद भी भाई जो एप्पल की परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में जिनशिन इंपैक्ट के अंदर। तो परफॉर्मेंस तो भाई दोनों की फ्लैगशिप वाली है। बाकी बात कर लेते हैं दोनों की डिस्प्ले की फ्लैगशिप वाली है या नहीं है। तो सैमसंग के पास आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है, तो एप्पल के पास सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन दी गई है। और सैमसंग के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है कर्व डिस्प्ले, मुझे बहुत लगाव है भाई इससे। और एप्पल के पास फ्लैट डिस्प्ले दी गई है। एंड एप्पल के पास भाई इतना पे करने के बाद आपको नोच मिलती है इतनी बड़ी सी, तो इसे कब हटाओगे एप्पल वालों, अभी भी 4 साल पुराना लगता है फोन। वहीं पर सैमसंग ने छोटी छोटी बेजल्स दी हैं, पंच होल भी काफी छोटा है, बाकी चिन का साइज दोनों का इक्वली देखने के लिए मिलता है। अब बात करें सीधा डिस्प्ले की, तो यहाँ पर डिस्प्ले दोनों के अंदर सेम ही है, बट अलग अलग मार्केटिंग टर्म है भाई, अलग अलग लोग अलग अलग बातें। तो एप्पल के पास आपको मिलता है सुपर रेटिना XDR OLED पैनल, एंड सैमसंग के पास डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल। एप्पल की डिस्प्ले फुल HD+ है, लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है वो क्लोज टू 2K है, तो हम इसे क्लोज टू 2K डिस्प्ले बोल सकते हैं। वहीं पर सैमसंग के पास आपको प्रॉपर 2K पैनल दिया गया है, तो यहाँ पर पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी आपको सैमसंग के पास थोड़ी बेटर देखने के लिए मिलती है। बाकी सैमसंग की डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आती है, तो एप्पल की डिस्प्ले आती है HDR10 एंड डोल्बी विजन सर्टिफिकेशन के साथ। अब इन सारी स्पेसिफिकेशन को हटाकर अगर हम टू द पॉइंट बात करेंगे किसकी क्लियरिटी ज्यादा अच्छी है, तो जितना मैंने देखा भाई एप्पल की डिस्प्ले चाहे आप HDR कंटेंट देख रहे हो, नॉन HDR कंटेंट देख रहे हो, तो थोड़े से ब्राइट कलर शो करती है। वहीं पर जो सैमसंग की डिस्प्ले है इसके पास डिटेल ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, प्लस ये ना काफी अच्छे से कलर्स को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से पिक कर सकते हो, बट यहाँ पर मेरे को सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी दोनों के पास ही 120 हर्ट्ज का पैनल दिया गया है, दोनों ही काफी स्मूथ परफॉर्म करते हैं। लेकिन जिन्होंने एप्पल यूज करा है 120 हर्ट्ज के साथ, उन्हें पता होगा कि इसका 120 हर्ट्ज भाई काफी ज्यादा स्मूथ है। अब यहाँ पर है तो दोनों का ही 120 हर्ट्ज, बट पता नहीं क्यों एप्पल थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ फील होता है। आप कहीं भी अपने ऑफलाइन स्टोर में जाकर इस चीज को खुद टेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करें तो एप्पल के पास 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो सैमसंग के पास 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इंडोर तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म करते हैं, लेकिन आउटडोर जाते मतलब ऑन पेपर में जितना डिफरेंस है ना उतना नहीं देखने के लिए मिला। यहाँ पर सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा क्रिस्प फील होती है, लेकिन जिस हिसाब से नंबर में डिफरेंस मिलता है उस हिसाब से मैं कहूंगा कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी सैमसंग के पास जो एडवांटेज आती है तगड़ी वाली वो आती है, इसमें एक तो AOD मिलता है, दूसरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। हालांकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक मिलता है, ये लेटेस्ट जनरेशन नहीं है। जैसे कि iQOO ने 70,000 वाले फोन के अंदर दिया था ना, उसका एरिया भी ज्यादा था और वो इससे ज्यादा फास्ट था। तो यहाँ पर सैमसंग ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग तो की है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ना आजकल की कंडीशन के हिसाब से ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू फेस ID। बाकी दोनों की स्पीकर्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ भाई एप्पल के स्पीकर ज्यादा लाउड हैं, ज्यादा क्लीन है एज कंपेयर टू सैमसंग। सैमसंग ने लाउडनेस तो करी है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टोर्शन है वो भी बढ़ा दिया इन्होंने। तो यहाँ पर एप्पल के स्पीकर क्लियरली बेटर निकल कर आते हैं। दूसरे हैप्टिक्स दोनों के काफी कमाल के हैं, बट यहाँ पर एप्पल के अंदर थोड़े से सॉलिड हैप्टिक्स मिलते हैं, वहीं पर सैमसंग ने ना अपने UI के अंदर ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट किए हैं हैप्टिक्स। तो सैमसंग ने भाई लास्ट टाइम के कंपेरिजन में अपने फ्लैगशिप के अंदर इंप्रूवमेंट तो किए हैं, बट यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए
जो डील ब्रेकर हो सकती है वो है इसका साइज। यहाँ पे 6.8 इंच का इसका साइज है और वहीं पर एप्पल का 6.7 इंच का है। सुनने में तो लगता है 0.1 इंच का ही तो फर्क है, कितना ही होगा। तो साइज जो है वो डायगनली मेजर होता है, हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। और जब आप दोनों फोनों को साइड बाय साइड होल्ड करोगे, दोनों की इन हैंड फील प्रीमियम है। बट भाई जो S22 अल्ट्रा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ोन है। इवन मेरी तो पॉकेट के अंदर भी ये पूरा नहीं आ रहा और एप्पल मस्त आ जाता है। और डे टू डे लाइफ के अंदर भाई इसे जो होल्ड करना ना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल मेरे को फील हुआ है। और ये फ़ोन हर किसी के लिए नहीं है। एंड जब आप दोनों को साइड बाय साइड होल्ड करोगे तो यहाँ पर आईफोन ना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है सैमसंग के कंपैरिजन में। और ये चीज़ आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने आसपास वाले ऑफलाइन स्टोर में चले जाओ एंड दोनों फोन को होल्ड करके देखना। बाकी यहाँ पर जो दोनों की बिल्ड क्वालिटी है ये कमाल की है। सैमसंग में आपको देखने के लिए मिलता है बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस एंड ये मेरे पास व्हाइट कलर है, मेरा पर्सनल फेवरेट। और साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है। वहीं पर जो एप्पल है इसमें मिलता है कस्टम कॉर्निंग ग्लास बैक में और साइड का फ्रेम स्टील का है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी तो दोनों की अच्छी है, लेकिन इन हैंड फील के मामले में मेरे को एप्पल ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है डे टू डे लाइफ में। अब वो चीज़ जो एप्पल के पास नहीं मिलती, एस पेन। अगर आप ज़्यादा नोट बनाते हो या आपका ज़्यादा लिखने का काम है तो मैं कहूँगा यहाँ पर सैमसंग की तरफ जाना, क्योंकि सैमसंग के पास जो ये चीज़ दी है ना नोट्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और इसकी लेटेंसी भी काफ़ी कम कर दी गई है पहले के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही फोन IP68 रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन एप्पल 6 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए वाटरप्रूफ है तो सैमसंग 1.5 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए वाटरप्रूफ है। बाकी यहाँ पर जो मेन डिफरेंस एक और आता है वो है बैटरी। तो सैमसंग के पास 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वॉट फास्ट चार्जर और एप्पल के पास 4352 mAh की बैटरी दी गई है विद 27 वॉट फास्ट चार्जिंग। एंड यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो भाई सैमसंग के पास बेटर मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है बैटरी बैकअप में। वहां पर बाजी मार जाता है एप्पल। यहाँ पर जो इसके स्क्रीन ऑन टाइम है वो सैमसंग के कंपैरिजन में 1.5 से 2 घंटे ज्यादा ही देखने के लिए मिलता है अगर आप दोनों को सेम भी यूज करोगे। तो बैटरी बैकअप के मामले में स्टिल जो एप्पल है वो अनबीटेबल है अभी भी। बाकी दोनों ही वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सैमसंग के पास एक एडवांटेज ये आ जाती है कि इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग में मिलती है 4.5 वोल्ट की। तो ऑल ओवर कंक्लूजन टाइम, तो अगर आप बेस्ट एंड्रॉइड फोन बाय करना चाहते हो और आपका बजट 1 लाख रुपए, तो नो डाउट भाई सैमसंग यहाँ पर जो ये फोन लाया ना, ये अभी तक का सबसे कमाल का फोन है सैमसंग का। बट ये फोन थोड़ा सा मोटा है और बड़ा भी है, तो एक बार अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो आप इसे एक बार ट्राई कर लेना अपने ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके। वहीं पर अगर आप इन दोनों फोनों के बीच में कंफ्यूज हो तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप एप्पल बाय कर लेना, बिकॉज यहाँ पर एक तो इसकी इन हैंड फील ज्यादा कंफर्टेबल है सैमसंग के कंपैरिजन में, दूसरा इसके कैमरा ज्यादा कंसिस्टेंट है और अगर आपको जूम वूम नहीं करना तो फिर तो है ये तगड़ी वाली चॉइस। और जिसका बैटरी बैकअप है प्लस जो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो अभी भी सैमसंग से बेटर निकल कर आता है। बट भाई इस बार सैमसंग ने तगड़ी टक्कर दिया एप्पल को। तो अब आप मुझे बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट, प्लीज स्टे इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।